सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 48। पिछले पाठ में हम मंगल देव जी को लग्न से लेकर सप्तम तक समझ चुके हैं और आज हम 8वें घर से 8 नंबर घर से 12 नंबर घर तक मंगल देव किस तरह का प्रभाव रखते हैं इसे समझने का प्रयास करते हैं। मंगल देव, जो कि आप सभी जानते हैं कि एक अशुभ ग्रह है जिन्हें हम मैलेफिक प्लैनेट कहते हैं, और ये जहां पर बैठते हैं वहां पर भी थोड़ी सी अशुभता का प्रभाव रहता है, क्योंकि ये एक तेज प्लैनेट है, इनमें बहुत बल है और ये एक अशुभ ग्रह है। इसलिए इनका प्रभाव जहां बैठते हैं वहां भी देखने को मिलता है और जहां जहां इनकी दृष्टि होती है वहां भी देखने को मिलता है। आप जानते हैं इनकी 3 दृष्टियां हैं, 4, 7 और 8। जहां पर भी मंगल देव विराजमान होते हैं उस घर से चौथा घर, 7वां घर और 8वां घर इनकी दृष्टि होती है और शुभ ग्रह की दृष्टियां शुभ और अशुभ ग्रह की दृष्टियां अशुभ होती हैं। ये आप और हम सब जानते हैं। अब अगर हमारे मंगल देव 8 नंबर घर में विराजमान हो, 8वां घर जिसे हम दुख स्थान कहते हैं, आप जानते हैं कि हम 8वें घर और 12वें घर को दुख का स्थान कहते हैं, क्योंकि 8वें घर से हम मृत्यु की बात करते हैं, अचानक दुर्घटना की बात करते हैं, किसी तरह का नुकसान हो उसकी बात करते हैं। अगर किसी तरह की दुख या पीड़ा हमें प्राप्त होती है तो हम 8वें घर को देखते हैं। अब अगर ऐसे घर में मंगल देव जैसा ग्रह विराजमान होगा तो वह कैसा प्रभाव देगा? अब सब कुछ ही इसमें बुराई होगी तो ऐसा भी नहीं हो सकता। हर सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर बुराई है तो अच्छाई भी है और अच्छाई है तो बुराई भी है। 8वें स्थान को हम गुप्त स्थान कहते हैं। गुप्त मतलब गुप्त। जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा NO, नो, नो का मतलब नहीं, नो का मतलब नो होता है, उसी तरह गुप्त का मतलब भी गुप्त ही होता है। इस घर से हमें गुप्त चीजों का विचार किया जाता है। इस घर में आए ग्रह को अपनी चीजों को गुप्त रखना होता है। ऐसे घर में आए ग्रह से हम गुप्त चीजों के बारे में विचार करते हैं। अब इस तरह के जातक जिनका 8वें घर में मंगल होता है वह अपनी बातों को बहुत गुप्त रखते हैं। वह अपने विचारों को जल्दी लोगों के साथ साझा नहीं करते। वह कहते हैं जब हमारा काम पूरा हो जाएगा हम तब बताएंगे। अब ये अच्छा है या बुरा, ये आप सोचिएगा। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ भी करते हैं तो पहले किसी को पता नहीं चलता, वह सब गुप्त रखते हैं और जब अंजाम आ जाता है तब सबको पता चलता है। अब इसे आप अच्छी तरफ लेंगे या बुरी तरफ, ये आप सोचेंगे। अब 8वें घर से हम ब्रोकरी की बात भी करते हैं। किसी भी तरह की कमीशन हो, किसी भी तरह का, जैसे आप देखते हैं LIC एजेंट होते हैं, मकान प्रॉपर्टी सेल परचेज के ब्रोकर होते हैं, किसी भी तरह का कमीशन का काम हम 8वें घर से देखते हैं। आप किसी भी तरह का रिसर्च, अगर आप कोई खोज का काम करना चाहते हैं तो आपके इस घर में बैठा ग्रह उस तरह की आपको मदद देता है। आज हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगर आपका सूर्यदेव बलवान हो और आपका 8वां घर एक्टिव हो तो आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष ज्ञान भी एक तरह की रिसर्च है। तो रिसर्च के लिए हम 8वें घर को देखते हैं और 8वें घर से हम हर तरह की रिसर्च देखते हैं। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को इस घर से देखा है कि उनके प्लैनेट 8वें घर में एक्टिव हैं और वो डॉक्टरी का काम कर रहे हैं। खासकर मंगल जैसा ग्रह अगर 8वें घर में विराजमान हो तो ऐसे जातक डॉक्टर बनते हैं और वो भी डॉक्टर के रूप में सर्जन बनते हैं। कोई फिजिशियन होते हैं, कोई सर्जन होते हैं, ये आप और हम जानते हैं। अब 8वां घर अगर मंगल देव जैसा ग्रह बैठेगा तो कुछ तो अपना प्रभाव रखेगा। तो ऐसे में आदमी को अचानक चोट लगने की संभावना रहती है। ऐसे जातकों को रोड एक्सीडेंट, किसी बुरी खबर का पता चलना, किसी तरह के बड़े नुकसान का होना, छत से कूद जाना या गिर जाना या व्यापार में बहुत बड़ा लॉस हो जाना, किसी भी बुरी दुर्घटना की जानकारी हमें 8वें घर से मिलती है। और मंगल देव एक तेज प्लैनेट है तो उनमें बहुत बल है,
तो वो इन चीज़ों को जब देते हैं तो फोर्स के साथ देते हैं। तो अचानक आपको कोई बात पता चलती है, अचानक आपका सिक्स सेंस या अचानक आपको कोई इंट्यूशंस मिलता है तो आप घबरा जाते हैं। तो जिनके मंगल 8वें घर में होते हैं उनके साथ आपको इस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। मगर 8वां घर हमारी रिसर्च का भी है, हमारी खोज का भी है, हमारे नए मृत्यु के बाद नई यात्रा का भी तो है, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। मगर उसे हम बदलाव के रूप में लेते हैं और इस बदलाव को कोई लेना पसंद नहीं करता। सबको डर लगता है कि मृत्यु आ जाएगी और वो तो आके ही रहेगी। अब अगर मंगल हमारे 9 नंबर घर में विराजमान हो, 9 नंबर घर जिसे हम भाग्य का स्थान कहते हैं, कुंडली में सबसे अच्छा त्रिकोण हम नवम स्थान को मूल त्रिकोण कहते हैं। यहाँ से हम अपने भाग्य की बात करते हैं, यहाँ से हम अपने पिता की बात करते हैं, धार्मिक कर्मों की बात करते हैं। 9th हाउस से हम लंबी यात्राओं की भी बात करते हैं। अगर 9 नंबर घर में आपके मंगल देव विराजमान होते हैं तो ऐसा पर्सन बड़ा लॉजिकल होता है, उनको बहुत नॉलेज होती है, वो अपने आप को बड़ा ज्ञानवान समझते हैं। अब भाग्य भी उनका साथ देता है। तो जब आप बड़े हो जाते हैं, आप बड़े नॉलेजेबल हो जाते हैं और अगर किस्मत भी आपका साथ देने लग जाती है तो आप अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लग जाते हैं। तो इन सब वजहों से पिता और पुत्र में एक मतभेद दिखाई देता है, क्योंकि हमारे पिता 25 साल पुरानी सोच के होते हैं और हम आज एक 25 साल की बाद के सोच के होते हैं। तो उनके हमारी सोच का फर्क होता है और हम मंगल जैसे प्लैनेट होते हैं और हमें लगता है हम तो बहुत नॉलेजेबल हैं, हमें तो बहुत अकल है। तो हम अपने आप को सर्वज्ञानी समझते हैं, जिस वजह से मंगल 9वें घर में अपना प्रभाव दिखाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अपने पिता के साथ विचारों का मतभेद देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति किसी काम को करने लगते हैं तो बहुत जल्दी दिखाते हैं, अगर कहीं यात्रा का प्रोग्राम बन रहा है तो बहुत जल्दी बना लेते हैं। और अगर दशा अच्छी हो और मंगल जैसे ग्रह 9वें घर में विराजमान हो तो भाग्य भी उनका साथ देता है और वो हर सफलता या ऊंचाई को बहुत जल्दी छू लेने का प्रयास करते हैं। मगर अगर मंगल 9वें घर में विराजमान है तो ऐसे पर्सन अगर धर्म के मार्ग में जाएंगे तो ये पगड़ी भी पहनेंगे, ताबीज भी पहनेंगे और सारे आडंबर भी करेंगे, मगर मन से पूजा पाठ नहीं करेंगे। मगर ये सभी परिस्थितियां सिर्फ मंगल देव को देखकर हम नहीं कह सकते, इसके साथ साथ हमें दृष्टियों को भी देखना होगा और भी प्लैनेट की स्थितियां क्या हैं इनको भी देखना होगा। मगर मंगल 9 नंबर घर में किस तरह का प्रभाव रखते हैं, अधिकांशता 60 से 70% इसी तरह का देखने को मिलता है। क्योंकि हम अभी सिर्फ मंगल देव 12 घरों में बैठते हैं, किस तरह का प्रभाव रखते हैं मैं आपको वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब मैं कुंडली पर लगाकर आपको मंगल देव के बारे में बात करूंगा तो मेरी कोशिश या मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके हर एक पहलू को बड़े अच्छे से और खुलासे से खोलने की कोशिश करूंगा। अब अगर हमारे मंगल देव 10 नंबर घर में विराजमान हो, पिछले पाठ में मैंने आपको बताया था कि 4 नंबर घर में मंगल देव नीच के हो जाते हैं और 10 नंबर घर में मंगल देव उच्च के हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मुझे उच्च और नीच के बारे में अब तारीफें करने लग जाएंगे। उच्च और नीच का प्रभाव कुंडली में सिर्फ 3 से 4% होता है। हाँ, मगर हमें डिग्रियों को जरूर देखना चाहिए। डिग्री के अनुसार जब आप प्रिडिक्शन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मंगल 10 नंबर घर में विराजमान होंगे, तो क्या वो सारे ही तेज तरार होंगे? क्या वो सभी लोग गुस्से वाले होंगे? क्या वो सभी लोग करोड़पति होंगे? ऐसा नहीं होता। 2 जुड़वा भाई पैदा होते हैं एक ही दिन, एक ही समय, एक ही राशि में, फिर भी उनके भाग्य किस्मत अलग अलग होती है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब अगर 10 नंबर घर में मंगल देव विराजमान होंगे तो मंगल देव यहाँ पर उच्च के होते हैं। यहाँ पर मंगल देव जी के कारतत्वों में ताकत या बल मिल जाता है। तो ऐसे जातक अगर कोई व्यापारी भी है तो वह स्वतंत्र होकर व्यापार करते हैं, वह अपने साहस और अपनी शर्तों के अनुसार व्यापार करते हैं। अगर ऐसा जातक सेना में होगा या पुलिस में होगा या आर्मी में होगा तो वह अपनी पूरी निडरता के साथ काम करता है। अब अगर हमारा मंगल उच्च का है तो ऐसे व्यक्ति सेना में होंगे, क्योंकि मकर राशि जिसके स्वामी हमारे शनिदेव होते हैं।
हमारी सेना का सिपाही जो इतनी हिम्मत रखता है कि जो बॉर्डर पर खड़ा होकर दुश्मन के घर में खड़ा होकर ललकारने की दम रखता है, तो ये बल हमें सिर्फ मंगल देव से ही मिलता है। एक मंगल ही ऐसा ग्रह है जो दुश्मन के घर में जाकर और उच्च का और निडरता के साथ खड़ा होकर कहता है कि मैं तैयार हूं। तो ऐसा ही प्रभाव जातकों के अंदर देखने को मिलता है। अब अगर यही मंगल जो मैं आपको पिछले पार्ट में नीच का बता रहा था, सेना में वो भी जाएगा, पुलिस में वो भी जाएगा, वो भी अपने प्रभाव से, अपने वर्चस्व से काम करेगा, मगर उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी की भावना देखने को मिलेगी। आप पुलिस वालों को देखते हैं, वो सैलरी को हाथ नहीं लगाते और ऊपर की कमाई की तरफ ध्यान रहता है उनका। तो ऐसे अगर मंगल नीच के होंगे तो इस तरह का प्रभाव आपको ऐसे जातकों में देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि वो एक ही विभाग में हो। अगर किसी का मंगल 10 नंबर घर में है और वो किसी भी विभाग में है और अगर वह उच्च का है, तो वह आदमी निडरता के साथ और पूरा अपने डिसिप्लिन के साथ काम करेगा। और अगर वही मंगल अगर नीच का हो जाएगा तो उनके काम करने के तरीके तो वही रहेंगे, मगर उसमें थोड़ी सी मिलावट की भावना आपको दिखाई देने लग जाएगी। इसी तरह के छोटे छोटे प्रभाव जब मैं आपको बारीकी से बताऊंगा तो आपको एस्ट्रोलॉजी करने में बहुत आनंद आने वाला है। अब अगर हमारे मंगल देव जी 11 नंबर घर में विराजमान हो, 11 नंबर स्थान जिसे हम वृद्धि का स्थान कहते हैं, ये हमारे लाभ का स्थान होता है। इस घर में जाकर कोई भी ग्रह होता है उसके कारतत्वों में वृद्धि हो जाती है, वह अपने कारतत्वों में लाभ दिखाने लग जाता है, चाहे वो मेलेफिक प्लैनेट हो चाहे वो बेनिफिक प्लैनेट हो। जिस तरह कोई भी ग्रह 8वें घर में दुख स्थान में जाता है तो उसके कारतत्वों में कमी आ जाती है, क्योंकि ये दुख स्थान है। तो जब दुख स्थान में जाके कारतत्वों में कमी आ जाती है तो सुख स्थान में जाकर कारतत्वों में वृद्धि क्यों नहीं आनी चाहिए। जब वह दुख स्थान में पहुंचते हैं तो उनके कारतत्वों में कमी आती है, और जब हमारे ग्रह 11वें स्थान में पहुंचते हैं तो उनके कारतत्वों में वृद्धि आती है। सिर्फ कुंडली में दो ही ऐसे ग्रह हैं, एक सूर्यदेव और एक चंद्रदेव। सूर्यदेव और चंद्रदेव जिनको एकल स्वामित्व प्राप्त है, पूरे कुंडली के 12 भावों में वह एक एक घर के ही स्वामी हैं, इसलिए उनकी कोई दूसरी राशि नहीं है। इसलिए जब चंद्रदेव और सूर्यदेव 8 नंबर घर में जाते हैं तो उनको 8 नंबर घर में जाने का दोष नहीं लगता, मगर उनके भी कारतत्वों में कमी आती है। जैसे कि अभी उदाहरण लूं तो हमारे 5 ग्रह जो हैं उन सब के पास दो दो राशियां होती हैं, इसलिए हम एक कंपैरिजन कर पाते हैं कि ये अच्छा है या बुरा। अब जैसे ही हमारे मंगल देव 8 नंबर घर में विराजमान होते हैं तो उन्हें मांगलिक दोष लग जाता है। 8 नंबर घर में मंगल जाते हैं तो आप कहते हैं जी ये मांगलिक दोष हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 8वें घर में सूर्य और चंद्र को छोड़कर अगर कोई भी प्लैनेट जाता है तो उसे वहां जाने का भी दोष लग जाता है। और एक सूर्यदेव और चंद्रदेव ऐसे ग्रह हैं जिन्हें उस घर में जाने का दोष नहीं लगता है। अगर 11वें घर में मंगल देव विराजमान है तो ऐसे लोगों का सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। अगर ऐसे लोग मीडिया से रिलेटेड या किसी सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई काम करें तो उनको बहुत लाभ मिलता है। मगर मंगल जहां बैठता है अपना प्रभाव दिखाता ही दिखाता है। तो ऐसे जातकों के मित्र तो बहुत होंगे, मगर उनके क्लोज फ्रेंड्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनका बात बात पर वाद विवाद हो जाता है। ये बहुत तेज और फटाफट उग्र व्यवहार दिखाते हैं, जिस वजह से इनके मित्रों की संख्या कम होती है। मगर ये इतने उदार स्वभाव के होते हैं कि ये सोशल नेटवर्किंग में बहुत आगे होते हैं। इनको समाज के बीच में रहना, उनके साथ घुलना मिलना, एक्टिविटीज़ करना बहुत पसंद आता है। और अगर आप इससे संबंधित कोई व्यापार या लाइन चुन लेते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। तो आप ये भी जानते हो कि मैंने आपको बताया है हमारे त्रिशदाय 3, 6, 11 काम, क्रोध और लोभ। तो 11वां घर हमारे लोभ का है, मगर 11वें घर का मंगल आपके लोभ की भावना को, जो गलत नेगेटिविटी की भावना को खत्म करता है और आपको जेन्युइन और अच्छे लाभ को कमाने के लिए आपको आगे बढ़ाता है।
अब मंगल जैसा ग्रह अगर 11वें घर में बैठेगा तो उसका प्रभाव किस तरह से हम देखेंगे। वह वृद्धि के स्थान में बैठा है तो हमारी वृद्धि किस तरह से करेगा। कई बार आप मंगल को देखेंगे तो वो आपको गलत लाभ को कमाने के लिए रोकेगा और सही लाभ के लिए आपको अग्रसर करेगा। अगर हमारे मंगल देव 12 नंबर घर में विराजमान हो, 12वां घर जिसे हम व्यय का स्थान कहते हैं, जिसे हम दुख स्थान भी कहते हैं। 12वां स्थान किसी भी प्रकार का व्यय, जीवन की यात्रा, विदेश पार की यात्रा, जेल योग, हर चीज का व्यय। पुराने समय पर लोग विदेश की यात्रा को बहुत बुरा मानते थे, इसलिए 12वें घर से कहते थे कि कोई देश पार जा रहा है दोबारा कभी मिलेगा नहीं, इसलिए उसे कहते थे कि ये व्यय का स्थान है, अच्छा नहीं है, अब ये चला गया तो जल्दी दोबारा वापस नहीं आएगा। और आज हमारे भारत में भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं वो इंडिया वापस आना ही नहीं चाहते। मेरे से बहुत बार लोग सवाल करते हैं कि मेरी संतान विदेश में रह रही है, क्या वह इंडिया वापस आएगी? क्या मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे? क्या मैं बेड हिडन तो नहीं हो जाऊंगा? क्या मरते समय मेरे बच्चे मेरी सेवा कर रहे होंगे? क्या मैं आखिरी बार अपने बच्चों को देख पाऊंगा? तो इन सब सवालों के जवाब हमें 12वें घर से मिलते हैं। 12वें घर में जो ग्रह बैठे होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको इन सवालों के जवाब क्या मिलने वाले हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इन हर सवालों को सिखाऊंगा, बताऊंगा और समझाऊंगा। मगर 12वें घर में जब मंगल विराजमान होते हैं तो ये दान पुण्य का घर भी है, ये लंबी यात्रा का घर भी है, ये किसी भी प्रकार का व्यय है, ये किसी भी प्रकार की यात्रा, लंबी यात्रा भी है। तो ऐसे जातक विदेश पार की यात्रा कर सकते हैं, ऐसे जातकों को जेल योग मिल सकता है। अगर ऐसे जातक किसी प्रकार का दान पुण्य धर्म कर्म अच्छे भाव वाला करते हैं, क्योंकि हम जब दान करते हैं तो हम उसे पैसे वापस लेने की भावना से नहीं करते हैं, तो इस तरह का जो दान किया जाता है वह खत्म हो जाता है। कहते हैं ना, हमने उसका व्यय कर दिया तो बदले में हम ब्लेसिंग्स मांगते हैं। तो किस तरह का व्यय हम इस घर से करते हैं उसी तरह के प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। 12वां घर मोक्ष का घर भी कहते हैं, हमारी कुंडली की अंतिम राशि भी कहते हैं, तो इसे मोक्ष स्थान कहा गया है। अब आप बहुत लोगों से सुनते होंगे केतु मोक्ष का कारक है, तो केतु मोक्ष का कारक है और 12वें घर में केतु मोक्ष देता है, ऐसा नहीं है। मैं जब आपको केतु पर प्रेडिक्शन दूंगा तो उसको भी बताऊंगा कि केतु क्या है और किस तरह का प्रभाव रखता है। केतु एक बदलाव है, इस बदलाव को जब केतु के वीडियो में आऊंगा तो आपको जरूर समझाऊंगा। बाकी 12वें घर में भी मंगल देव जी को अच्छा नहीं कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं 1, 4, 7, 8, 12 नंबर घर में अगर मंगल देव विराजमान हो तो उन्हें मंगल दोष लग जाता है। इनकी दृष्टियां क्या क्या असर करती हैं, क्या प्रभाव दिखाती हैं, ये सब जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। 12वें घर में जब मंगल होता है तो अपना प्रभाव तो दिखाएगा। तो ऐसे जातकों को नींद कम आती है, इनको नींद की समस्या देखी जाती है। ऐसे लोगों की आईसाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अगर पुरुष जातक होगा तो उनकी लेफ्ट आईसाइट वीक हो सकती है या नज़र की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये किसी महिला की कुंडली होगी तो उसकी दाहिनी आंख में नज़र की परेशानी देखने को आ सकती है। हमारा 12वां घर भोग विलास का घर भी है। यहाँ पे अगर मंगल देव विराजमान होते हैं तो ऐसे जातकों में भोग विलास की भावना बहुत तीव्र हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हम शयन कक्ष की भी बात करते हैं, तो उनमें कामुकता बहुत बढ़ जाती है। इस तरह हम मंगल देव जी के 12 के 12 घरों में किस तरह का मंगल देव प्रभाव रखते हैं आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आपके किसी भी तरह के कोई प्रश्न हो तो आप मुझे astrology.karanji@gmail.com में मेल कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और मैसेज और खासकर मेल आती हैं और मैं उन सब के रिप्लाई देने का प्रयास भी करता हूं। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हो, मुझसे कुछ सीखना चाहते हो या मुझसे अपना ज्ञान साझा करना चाहते हो तो आपको मेरे को मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कॉल्स का, आपके कमेंट्स का और आपकी मेल पर क्वेश्चन आंसर का। अभी के लिए इतना ही।
आप सभी को भगवान शिव शंभू जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। सभी को हरि ओम।